Hello, everyone. We have today Anandya Rajshri, rank 68 this year in 2022 UPSC CSE, psychology optional topper, 280 marks in total. Anandya, welcome. Um, Hello, sir. how are you feeling after your massive success? Um, I'm feeling okay, to be honest. कभी सोचा Still, कभी सोचा था क्या डबल डिजिट रैंक या सिंगल डिजिट रैंक इस नहीं सर, बट आई थिंक इस बार थोड़ी सी होप थी एंड ऑप्शनल के थ्रू ही होप थी इवन आफ्टर गिविंग माय मेंस आई हैड होप कि इंटरव्यू कॉल आएगा जस्ट बिकॉज मेरा ऑप्शनल मेरे हिसाब से काफी अच्छा हो रहा था बट ओके ऐसा कुछ नहीं सोचा था. ओके तो थोड़ा अपने बारे में बताइए अनन्या. वेयर वाज योर स्कूलिंग, फिर उसके बाद कैसे यूपीएससी में रुचि हुई, एंड देन हाउ आर यू हियर वेयर यू आर. सर, मैं लखनऊ की ब्रॉन हूँ, सॉरी बॉट हूँ. एक मिनट. लखनऊ में पैदा हुई हूँ बट कानपुर में मेरी स्कूलिंग हुई थी. कानपुर में एक सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल करके था, वहाँ पे मेरा 12th तक था. देन आई केम टू दिल्ली फॉर माय बैचलर्स इन इंजीनियरिंग. एनएसआईटी कॉलेज से था. सो नो बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, बट मुझे साइकोलॉजी 10th क्लास से पसंद है बिकॉज मेरी मदर ने मास्टर्स किया हुआ साइकोलॉजी. ओह. यस. एंड वहाँ के भी आई हैड नो आइडिया कि मैं यूपीएससी की लाइन में जाऊंगी, बट आई मेट माय रूममेट इन 3rd ईयर एंड वो यूपीएससी के लिए ही एम कर रही थी. उसने मुझे बताया कि हर चीज बेकार नहीं होती. लाइक मेरा ऊपर ऊपर से नोशन बना हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी में इश्यूज ही हैं. उसने मेरे को एग्जांपल्स दिए बहुत सारे जो हम एथिक्स में पुट करते हैं अभी. तो वहां से मेरे को लगा कि एक्चुअली काफी अच्छा काम है ये. एंड फिर उसके बारे में जो पढ़ना वढ़ना हुआ कि क्या क्या पढ़ना है, तो उससे और इंटरेस्ट है. सो 4th ईयर में आई डिसाइडेड कि यूपीएससी करना है. 4th ईयर के बाद मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन शुरू की. मतलब मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगी कि कॉलेज में मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि मेरे को था कि कॉलेज में मेरे को फन करना है और अपना जो सब्जेक्ट चूज किया है उस पर फोकस करना है. तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है टू टू 2018 से. ओके. सो 2018 से, लेकिन कभी भी प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं हुई. ये तुम्हारा तीसरा मेंस था, राइट? यस सर. ओके. तो 3 बार साइकोलॉजी तुमने दिया हुआ है, राइट? एंड तीनों बार डिसेंट स्कोर्स आए. कैन यू टेल अस यस अबाउट योर साइकोलॉजी स्कोर्स इन ऑल दीज 3 अटेम्प्ट्स? यस सर. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे स्कोर्स थे 271 या 273 थे. सेकेंड अटेम्प्ट में स्कोर मेरे गिरे थे, बट उसका रीजन मैं आगे जाके बताऊंगी आपको कि क्यों गिरे थे. साइकोलॉजी की गलती नहीं थी. ओके. 250 प्लस थे एंड इस अटेम्प्ट में 280 सर. बहुत बढ़िया. So what will you tell someone who is right now starting off in UPSC preparation journey and they are still trying to decide their optional? Um, यस कै, सर. कैसे डिसाइड करना चाहिए ऑप्शनल? मतलब साइकोलॉजी ले या नहीं ले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन हाउ डू दे इवन डिसाइड कि मुझे सोशियोलॉजी लेना है, ज्योग्राफी लेना है, मैथमेटिक्स लेना है? सर, मुझे लगता है एक तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शनल कौन कौन से हैं. कई बार लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन से ऑप्शनल होते हैं हम्म. अवेलेबल. सेकेंडली मुझे लगता है कि उस ट्रेंड से हटना चाहिए जो मार्केट में बन गया कि हाई स्कोरिंग राइट. लो स्कोरिंग वाला. मतलब मुझे काफी खुशी हुई है इस बार के रिजल्ट से, बिकॉज टॉपर हिस्ट्री की है एंड हम्म. 300 प्लस आई है. आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 4th रैंक है ज्योग्राफी का है. तो ये सारे जो सब्जेक्ट जिन्हें बोला जाता है लो स्कोरिंग या अच्छे नहीं है, वो वापस से आए हैं लाइमलाइट में. तो मुझे लगता है कि बच्चों को इंटरेस्ट पे ज्यादा लेना चाहिए. इट्स बिकॉज कि हम एक जो चीज नहीं सोचते हैं और जो सबसे ज्यादा चांसेस है होने के कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकले. हम सोचते हैं कि ये लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, ठीक है. अब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, देन यू हैव टू रीड योर ऑप्शनल अगेन एंड अगेन. एंड अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत बेकार जाएगा. यू वोंट बी एबल टू मेक द लिंकेजेस. आप अपने मतलब थ्योरीज वगैरह ये जो भी आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है वो नहीं डालेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं डालेंगे.
तो ये सब मैटर कर जाता है, इसलिए इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है इसका, ऑप्शनल होता तो कैसे डिसाइड करें कि इंटरेस्ट है कि नहीं? मतलब अगर अगर कोई जैसे मेडिकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या है। लॉ से है एंड दे डोंट वांट टू टेक देयर core subject which they did in their graduation, then how do they decide between sociology, anthropology and psychology? सर जैसे कुछ लोग तो इंजीनियरिंग में ही कभी कभार इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे रिसेंट में जो मेरे को इंजीनियर्स मिले जिन्होंने साइकोलॉजी लिया है, क्योंकि उन्होंने इलेक्टिव में उनके पास था सिमिलर सब्जेक्ट्स। तो अगर वहां से आपको इंटरेस्ट पता है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई नया नया आया है तो जब जीएस का ही वो सब्जेक्ट पढ़े जा रहा है तो उससे ही थोड़ा आइडिया लगाए कि कौन सी जगह पे उसको इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे सोसाइटी के इश्यूज वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्या करे, सोशियोलॉजी उससे रिलेटेड है, सोशियोलॉजी का सिलेबस एक बार डाउनलोड करें और टॉपिक्स पढ़ो ऊपर से, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के उसे आइडिया लग जाएगी कि एग्जैक्टली क्या मेरे को पढ़ना है। उसे इंटरेस्ट आने लगे तो एक बार कोई जो बेसिक बुक है जैसे एनसीईआरटी वगैरह, जैसे साइकोलॉजी किसी को लग रहा है इंटरेस्ट आ रहा है, मान लो एथिक्स उसने उठाया, उसमें साइकोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, उसे लगा साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग है, वही सिलेबस देखें, सिलेबस देखने के बाद मे बी एनसीईआरटी के एक दो चैप्टर्स रीड करें, उसे अगर तब तक इंटरेस्ट लग रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट बन जाएगा तो वो सब्जेक्ट ले ले। अगर ऐसे दो तीन ऑप्शनल में डिसाइड करना है तो सेम चीज करें और देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें आ रहा है। तो अब बेसिक बुक और सिलेबस के थ्रू पहचाने, और अगर उनसे भी नहीं हो रहा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले थोड़ा बहुत, उससे पता Right, चल जाएगा। right. So syllabus, and then previous year questions is yeah what I also align with. Good. All right. So थोड़ा आगे बढ़ते हैं आनंद। लेट्स से किसी ने डिसाइड कर लिया कि उसे साइकोलॉजी लेना है, वो पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट विल टेक फॉर दिस ऑप्शनल? कुछ लोग बोलते हैं 5 महीने, 6 महीने, सम ऑप्टिमिस्टिक पीपल से 3 महीने। व्हाट डू यू थिंक इज अ सर आई थिंक अगर काफी अच्छे से एक इंसान करे, जैसे आपकी जो स्ट्रैटेजी वीडियो है यूट्यूब पर, उसमें आपने काफी अच्छे से बता रखा है कि क्या कैसे कवर करना है, उन सबको कवर करने में आई थिंक 5 महीने तो एवरेज लेके चलो कि अच्छे से कवर हो जाएगा आपका साइकोलॉजी, है ना? मतलब अगर एक कंसिस्टेंटली नॉर्मल अमाउंट ऑफ घंटे पढ़ रहे हो आप। वैसे अगर आप काफी ज्यादा घंटे लगा के खत्म करना चाहो तो इंसान 3-4 महीने के अंदर भी खत्म कर सकता एंड है 5 महीने, साइकोलॉजी। जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ द व्यूअर्स, 5 महीने तुम बता रहे हो इंक्लूडिंग द जीएस प्रिपरेशन टाइम, है ना? जीएस साथ में हाँ चल रहा यस सर, यस है? सर, यस ओके। सर। मतलब अगर अगर कोई अकेले ही साइकोलॉजी कर रहे हैं तो 3-4 महीने में आराम से हो जाएगा सर। वो ओके। जीएस के साथ साथ में कह रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में अकेले ऑप्शनल नहीं पकड़ते हैं, जीएस हम्म। साथ में रहते हैं। परफेक्ट। सो 4 से 5 महीने इज एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ मतलब लेके चलना है कि उतना टाइम लग ही जाएगा, एंड आई थिंक वो जनरली हर ऑप्शनल में इतना टाइम लग ही जाता है। हम्म। ऑलराइट। सो based on your personal experience, Anandya, um, what do you think is like more scoring area versus less scoring area, या फिर ऐसा कुछ है भी क्या सिलेबस में जिसमें कि किसी को ज्यादा फोकस करना चाहिए वर्सेस कम, इंक्लूडिंग बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2? सर मुझे ना बहुत गलत थिंकिंग थी कि मेरा पेपर वन स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो स्कोरिंग है। मुझे सेकेंड अटेम्प्ट के बाद रियलाइज हो कि पेपर टू में मेरे आराम से बिना ज्यादा मेहनत के नंबर आ जाते हैं ठीक राइट। ठाक, मतलब 130 प्लस रहे हैं दोनों बार। एंड जबकि सेकेंड अटेम्प्ट में ब्लंडर किया था मैंने तब भी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली पेपर टू काफी स्कोरिंग है। पेपर वन में आप 130 प्लस जब जैसे आने लगते हैं आपके स्कोर, तो वो थोड़ा प्लाटी होने लगता है, फिर उसको बढ़ाने के लिए आपको मे बी काफी और मेहनत वगैरह करनी पड़े या और थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स ढूंढने पड़े। बट आई थिंक पेपर टू में आप लिंकेजेस वगैरह करके रियल लाइफ एग्जाम्पल डाल के गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह को रिलेट करके भी वो थोड़ा आप एज ला सकते हैं और काफी स्कोर कर सकते हैं। इन ठीक है। इस जनरल मेरे को ये पैटर्न दिखता है। गॉट इट। तो इस पे थोड़ा एक्सपैंड करते हैं नंदे, जैसे आपने बोला ना कि आ जाते हैं पेपर 2 में नंबर, नहीं सबके नहीं आते हैं, तो यस सर। बिकॉज आपके आए हैं, तो ऐसा क्या किया आपने जो पेपर 2 में लाइक कंसिस्टेंटली तीनों अटेम्प्ट्स में अच्छे नंबर आए हैं, राइट? मतलब हाँ सर 130 रहे, 130 राइट। प्लस। राइट। सो how is answer writing different from paper 1 and paper 2?
सर पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया था, मतलब मेरा जो पेपर 1 का रहता था उसी तरह पेपर 2 होता था। तो दोनों में क्या होता था कि मेरे को ना रियल लाइफ एग्जांपल डालने में मजा आती है साइकोलॉजी में। जब मैं अपने नोट्स भी बनाती थी, मैं अपने अपने सोच के एग्जांपल लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करते हुए मैंने ये यूज किया और ये इफेक्ट हो गया, है ना। तो तब तक मैं पेपर 2 में भी ये यूज करती थी। इस बार जो मैंने चीज चेंज की थी, यहाँ तक कि पढ़ते हुए ही, जब मैं स्मारक स्वयं पढ़ रही थी, वो क्या था कि कोई भी थ्योरी, मतलब कुछ भी चल रहा है पेपर 2 में, कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी पार्ट, उसमें अगर मेरे को कोई थ्योरी याद आ रही है पेपर 1 की, तो मैं साइड में ही बस थ्योरी का नाम लिख ले रही थी। तो वो लिंकेज जो बने जा रहा था, फिर मेरे को याद रह रहा था कि अच्छा ये थ्योरी भी लिख सकते हैं। और ये मैंने जबरदस्ती पेपर 2 में लिखते हुए डाली थी, ये सारी लिंकेजेस। एक एग्जांपल ये दे मैं सकते हो क्या आनंद? सर जैसे मूड डिसऑर्डर वगैरह में या उन सब के आंसर्स में मुझे ना उसका लिंकेज काफी मिल जाता था, हॉर्नई की थ्योरी का, है ओके। ना, जो हम इमेज बना लेते हैं, उन सारे से मैं काफी लिंक कर लेती थी। तो ये हो गया। जैसे फिर ये एजुकेशन वाले में, ऑल्दो स्मारक स्वयं में भी लिखा है, बट आप खुद भी सोचो, जो सारे इंटेलिजेंस में मॉडल वगैरह हैं, पढ़ाए जाते हैं हमें, तो उनको आप लिख लो लिंकेजेस वगैरह में कि यहाँ पे ये मॉडल चल रहा है, यहाँ पे लोपा का इफेक्ट, मतलब लोपा का वो एग्जांपल देके लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें लिखने से फायदा हो जाता है। गॉट इट। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आनंद, मैं आपसे बात कर रहा था इंटरव्यू, लाइक इस डिस्कशन के पहले, तो आपने बताया कि आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है, कभी पेपर नहीं इवेल्युएट करा है। एंड बाय द वे, जो सुन रहे हैं उनके उनके इंफॉर्मेशन के लिए, आनंद वाज नॉट माय स्टूडेंट एवर। उनके सिलेक्शन के बाद वी गॉट इन टच। सो आई रियली बिलीव इन इट कि टेस्ट सीरीज नहीं लेने से, इफ यू आर इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ज्यादा फायदा होगा। टेल अस यस सर। अबाउट इट। सर मैं क्या बताऊं, मतलब एक्चुअली ना लोगों के अंदर डर है क्योंकि बाकी ऑप्शनल ऐसे चले जा रहे हैं, तो हमारे ऑप्शन भी हमें बहुत लिखना पड़ेगा और समझने की जरूरत है बहुत ही ज्यादा अलग से, मतलब आंसर राइटिंग वाली चीज में। मुझे ना ये थोड़ा सा फॉल्स लगता है, इसलिए क्योंकि जो जैसे बहुत ज्यादा कॉमन ऑप्शन है जैसे पॉल साइंस, पब एड, तो इनमें क्या है कि इतने सारे बच्चे हैं कि तुम्हें डिफरेंट बनने के लिए कुछ अलग से ही चीजें लिखनी होंगी, तो इसलिए आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा कष्ट की फायदा करती है। इन साइकोलॉजी होते हैं। अनिंद्या, मुझे लग रहा है लास्ट के 10 सेकंड्स में ना देयर वाज अ नेटवर्क इशू। कैन यू रिपीट इट? हाँ हाँ, तो सर वही पॉल साइंस और पबार्ड ऑप्शनल वाले, उन्हें नया कुछ लाना होता है, तो टेस्ट सीरीज में फायदा कर रही होती है। राइट। मेरे को लगता है हमें यहाँ पे क्वेश्चंस जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट हो रहे थे पेपर 1 में तो खासकर। तो आप मेन डिमांड मीट कर दो और आप खुद सोचो एक बार, मतलब मैं बस ये सोचती थी कि एज एन इवैल्यूएटर साइकोलॉजी की मेरे को क्या अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो कि हाँ कोई रियल लाइफ एग्जांपल डाल रहा है तो मुझे दिखेगा सामने सामने कि वो एप्लीकेशन उसका काफी चल रहा है साइकोलॉजी में, राइट। और मेन मेन थ्योरीज डाल दे, एक्सपेरिमेंट्स उससे रिलेटेड मेन मेन डाल दे, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या मांग रहा है और वो लिख पा रहे हैं। तो मतलब ये पूरी तरह ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में आके सर 5 आंसर्स लिखे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई ना ही आंसर लिखे, लिखे जरूर लिखे आंसर्स, लेकिन मैंने पहले तो अटेम्प्ट में आंसर्स नहीं लिखे थे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलती थी, अपने दिमाग में सोचती थी कि इसमें क्या क्या लिखना है, और अगर मेरे को आ रहा था तो मतलब मेरा ये टॉपिक सही से है, नहीं आ रहा था तो मैं वापस जाके रिवाइज कर लेती थी। जैसे मान लीजिए कोई इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन है, मान लीजिए पास मॉडल वगैरह से रिलेटेड है, अगर मेरे को उसके कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ याद आ रहे दिमाग में तो डन है, नहीं आ रहा तो मैं वापस जाके पढ़ूंगी। यहाँ तक कि थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, मैग्नस एजुकेशन करके, तो मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज उससे दूर रहें और उससे एसोसिएटेड एक रिलेटिव का कारण करके उससे दूर रहें, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैंने लास्ट अपने अटेम्प्ट में और फ्रॉड हो गया। तो ना ही वो मेरे 5 क्वेश्चन इवैल्यूएट हुए और ना ही वो ऐसे टॉपिक्स से थे जहाँ पे मेरे को पता चले कि इम्प्रूवमेंट क्या करना है, क्योंकि वो बहुत बेसिक लैंग्वेज वगैरह वाले से थे, बेसिक क्वेश्चंस, तो पता भी नहीं चल पाया मेरे को ज्यादा। ओके। ठीक है, ये थोड़ी
I mean, let me tell the viewers कि थोड़ी extreme strategy है अनन्या की. But Yes, sir. I think she has her own merits. The point she's trying to convey is कि देखो GS में तो सब लेते ही हैं टेस्ट सीरीज या उसमें लिखते हैं तो पेपर कंप्लीट करने की एबिलिटी आ जाती है. तो आप एक आध टेस्ट लिखो डेफिनेटली, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सक्सीड करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी साइकोलॉजी की, यानी इवैल्यूएट कराना पड़ेगा. आप कॉमन सेंस से सोचो, आप टॉपर्स के आंसर शीट देखो, मेरी वीडियो पढ़ी है, उसमें पूरे आंसर कैसे लिखते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसमें लिखा हुआ है. मैंने मॉडल आंसर्स डाले हुए हैं वेबसाइट पे, उसमें आप यस सर. हम्म, ये सर वो मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने अच्छा दिलाया. आपने वो क्या बोलते हैं, एक तो सर की कॉपी डाली थी, अनुराग सर की. हम्म, तो उस कॉपी को मैंने देखा था अपने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम. और फिर आपके ही उस पे टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स डले हुए थे. तो 2019 के जैसे आंसर थे. हाँ हाँ हाँ, तो उनको देख के मेरे को पता चला था कि जनरली क्या क्या डिमांड मीट करने के लिए मतलब लिखा होना चाहिए. वो बस पॉइंट्स वाइज में होता था, जो काफी अच्छा होता था. तो मतलब टाइम भी नहीं लगता था अपने पढ़ने राइट. तो कुछ लोगों के लिए ये शायद ना वर्क करे, क्योंकि शायद आपको एक आध पेपर तो लिखना पड़ेगा कम से कम 3 घंटे में. यस वाला. सर, यस सर, यस सर. लेकिन हाँ, मतलब हम्म, बट मैं ये कहूंगी कि इस चीज से बस कॉन्फिडेंस लें कि अगर आपने ये सब नहीं किया है और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो बस आप दिमाग में बनाइए कि आप लिख सकते हैं तब भी आंसर. क्योंकि साइकोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, बस चीजें डिमांड मीट करनी है. लेकिन इन जनरल आप ट्राई करें कि आपके मॉडल जो पेपर्स पड़े होंगे, क्वेश्चन पेपर्स, उन्हीं को लिख दें, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठा के लिख दें. राइट, और खुद ही सेल्फ इवैल्यूएट कर लें. मतलब राइट, इतना टफ नहीं साइकोलॉजी में. राइट. आई थिंक एक और इसमें फैक्टर है कि इफ यू डोंट गिव टेस्ट सीरीज, आप इवेल्युएट नहीं कराते हैं, तो आप रन ऑफ द मिल आंसर से बच जाते हैं. जो घिसे पिटे आंसर्स हाँ होते हैं ना, यस. उससे आप बच जाते हैं. तो आपकी स्पेशली पेपर 2 में क्रिएटिविटी निकल आती है. मैंने अपने प्रिपरेशन में अपने अटेम्प्ट में कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी साइकोलॉजी की. तो ओके. आपके आंसर्स बाकी से डेफिनेटली अलग होंगे अगर हाँ, आप प्रॉब्ली यही वर्क कर रहा था मेरे लिए भी राइट, पेपर 2 में सर, कि या ये तो है, भेड़ चाल वाली चीज नहीं होती है सर. राइट, एग्जैक्टली. ओके, सो थोड़ा सोर्सेज पे आ जाते हैं अनन्या. क्या क्या पढ़ा यस. आपने, कहाँ कहाँ से पढ़ा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? यस सर. मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी कि मैंने मुकुल पाठक सर की कोचिंग ली थी सर. क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि साइकोलॉजी वगैरह में क्या है. एंड तो उनके जो नोट्स जनरली अवेलेबल हैं ग्रुप्स वगैरह पे भी, वही नोट्स हमें भी थे. मतलब कुछ ऐसा अपडेट नहीं होता है. तो अगर कोई वो नोट्स यूज कर रहा है तो सही है. तो एक तो मेरे क्लास नोट्स थे सर. क्लास नोट्स स्पेशली पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए इतने अच्छे नहीं थे. फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो तब जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने क्लास नोट्स किए थे और गूगल वगैरह कर लेती थी. मैं सिलेबस में हमेशा साथ रखती थी सर, कि उसमें कई बार माइक्रो टॉपिक्स छूटे होते हैं, तो वो देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक छूटे हैं. गूगल का मैं बहुत यूज करती थी. गूगल को यूज करते करते मुझे एक तो आपका पता चला था, और मेरे को एक यूट्यूब चैनल है साइक एग्जाम रिव्यू. बहुत अच्छा चैनल है. इट्स नॉट पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी, इट्स जस्ट इन जनरल. अलग अलग चैप्टर्स, जैसे हमारी यूपीएससी में जिस तरह चैप्टर्स बने हैं, हम्म, क्या बोलते हैं ये, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन हम्म, सबको, इन सब के ऊपर ही ऐसी 8 से 11 मिनट की छोटी छोटी वीडियो है. वो ओके. बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वो ये क्या यस सर. चैनल है? इज इट अबाउट जनरल या फिर साइकोलॉजी स्पेसिफिक है? सर साइकोलॉजी स्पेसिफिक है. नाम साइक एग्जाम रिव्यू है. ओके. PSYCH एग्जाम रिव्यू. ओके. एक्चुअली आई थिंक इसे हार्वर्ड के एक प्रोफेसर चलाता है. तो ओके. ओके. व्हाट ही डज इज कि वो एक्सपेरिमेंट्स बता देता है उस चैप्टर से रिलेटेड. हम्म. एग्जांपल्स बहुत अच्छे बताता है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं वो. एंड बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होते हैं, तो वो काफी अच्छे जल्दी से खत्म भी हो जाते हैं. 8 to 11 मिनट्स होते हैं. तो इन दोनों चीजों का काफी फायदा हुआ था. आपकी जब मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट में नोट्स मिल गए थे, तो फिर मैंने वो अपना मैच कर लिया था कि जो मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं हम्म. अपने क्लास नोट से, गूगल से, बीच बीच में बारन भी यूज की थी मैंने. तो उन दोनों को यूज करके जो नोट्स बने हुए हैं, और आपके जो ऑनलाइन नोट्स बने हुए हैं, उसमें कुछ गायब वायब तो नहीं है. ये सारे सोर्सेज ही थे मिलने मेरे. और पेपर 2 के लिए स्मारक स्वयं था सर. स्मारक स्वयं आई थिंक उसके ऊपर कोई जाने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आप अपने लिंकेजेस बनाइए. राइट, राइट.
अब देखिए वो हार्वर्ड। और हाँ सर, एनसीईआरटी भी था, एनसीईआरटी तो और एनसीईआरटी एनसीईआरटी से है। बेसिक, यस। और एनसीईआरटीज में ना काफी सारे लोग ऑप्शंस में इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटीज को, बट एनसीईआरटीज में जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस सर। उसके जो एक बच्चों वाली ड्राइंग होती है और एग्जांपल्स होती हैं, आई आई लाइक टू एम्फसाइज कि दे रियली वर्क इन पेपर टू। सर आपकी ही वजह से मैंने एनसीईआरटी उठाई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने एनसीईआरटी नहीं उठाई थी। आपके कहने के बाद मैंने एनसीईआरटी उठाई थी सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और उसको भी अपने कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिया था। ऑसम। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं मिलते हैं टेक्स्ट बुक्स में, बैरन में, हम्म। एनसीईआरटी में, इनफैक्ट गूगल में भी बहुत लिमिटेड है। उसका क्या करते हैं? सर ऐसे बहुत ही कम टॉपिक्स थे जो नहीं मिले। अगर ऐसा हुआ भी है ना मिले तो जनरली डेफिनेशन वगैरह तो मिल ही गई थी। बाकी उससे रिलेटेड आसपास जो भी टॉपिक्स हो तो आई थिंक उसको देख के आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि वो क्या हम्म। बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ इन जनरल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने जब अपना सिलेबस, तीनों बार मैं हमेशा सिलेबस साथ रखी हूँ, तो उसमें एक कोई भी माइक्रो टॉपिक नहीं था जो कटा हुआ, मतलब जो बचा हुआ हो। तो इन जनरल मैंने काफी कुछ कहीं ना कहीं से कवर कर लिया था। हम्म। तो अनन्या, इन इन द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन आपने बताया कि आपने बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव, लाइक बहुत सारे जगहों से एक्यूमुलेट करके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया हुआ था एक। यस सर। वो नोट मेकिंग स्टाइल क्या है? लाइक हाउ वुड एन शुड इज इट ओके फॉर एन एस्पिरेंट टू रेफर टू सम टॉपर्स नोट, या फिर वो खुद से बनाना चाहिए? एंड खुद से अगर बना रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए? सर मैं अभी भी यही कहूंगी कि खुद से बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम साइकोलॉजी की भी थ्योरीज पे जाएं तो आप जितना वर्क करोगे जिस चीज पे उतना ज्यादा अच्छे से रिटेंशन रहेगा, वो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वाली चीज। लेकिन आप टॉपर्स के नोट्स को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं, इन द सेंस जैसे मैंने आपके यूज किए। मैंने ये चेक करने के लिए यूज किया कि मैंने ज्यादातर चीजें कवर की हैं कि नहीं की हैं। जहां जहां पे मैंने नहीं कवर की थी और आपके नोट्स में लिखा था उनको मैंने ऐड कर लिया अपने नोट्स में। तो वो बस ये देखने के लिए कि आप ऑलमोस्ट सही चीजें कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड बाकी खुद से आप नोट्स बनाए तो नोट्स क्या था मेरा, जैसे जो क्लास नोट्स थे मेरे, मैंने उनको सबसे पहले शॉर्ट किया था, है ना, और फिर उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड की थी। फिर वो चैप्टर बैरन से देखा था, तो अगर कोई सेसरेली यूज करते तो सेसरेली से देख ले। उसमें अगर कुछ मिला, जैसे लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, तो ऑल्दो बैरन में हर चैप्टर में मेरे को कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मिला नहीं अलग सा, लेकिन लैंग्वेज वाले टॉपिक में एक बाइलिंगुअल के टॉपिक पर था कि कैसे राइट। उसके एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे। तो और उसमें काफी अच्छे से समझाया था, तो वो ऐड कर दिया था मैंने लैंग्वेज के चैप्टर में। और ये जो नोट्स होते हैं ना सर, तो आई थिंक जब पहली बार कोई बनाएगा, क्योंकि मेरे पास एडवांटेज था कि मैं कोचिंग की थी, कोई खुद से पढ़ रहा है तो पहली बार लंबे बनेंगे, है ना, हम्म। क्योंकि आप जॉट डाउन कर रहे हैं जगह से। उसके बाद मैं यही कहूंगी कि उसे शॉर्ट कर लीजिए, मतलब ओनली कीवर्ड्स आर नीडेड। हम्म। लैंग्वेज आप हटा सकते हैं क्योंकि वो आप खुद भी ऐड कर लेंगे। इट्स जस्ट आपको वो टर्म पता होना चाहिए, जहां पे डेफिनेशन है डेफिनेशन जरूर लिखें, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट में लिखने से ज्यादा फायदा होता है। भले ही आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें नोट्स में, लेकिन डेफिनेशन लिखने बिल्कुल भी, लेकिन कीवर्ड्स लिखते जाएं। एग्जांपल जो दिमाग में आया वो जरूर नोट हम्म। डाउन कर लीजिए, खुद भी सोच के लिख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सिलेबस से बार बार देखते जाएं अपने नोट्स कि वो सारे टॉपिक्स कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके ना जनरली कुछ नंबर ऑफ पेजेस में आपके बनेंगे, और ये पेपर 1 के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साइकोलॉजी में बेस्ट बात ये कि पेपर 2 ऐसे लिखी गई है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाएंगे भी तो उसी को आप शॉर्ट कर रहे होंगे बुक को, राइट। ज्यादा राइट। अलग से जरूरत नहीं। पेपर 1 में ऐसा हो जाएगा कि पर्सनालिटी में भी ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस ले, 10 पेजेस ले लें उसमें, है ना, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली करने के बाद। लेकिन इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब 3-4 पेजेस में खत्म हो जाएगा आपका जो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स होंगे। और हम्म। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे जो प्री और मेंस के बीच का टाइम है, हम्म। तो जो बच्चे अगले साल का जो दे रहे हैं और इस साल का भी दे रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगले साल का जो दे रहे हैं वो इन जो कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स हैं जो 4-5 पन्नों के बनेंगे एवरेज, हम्म। इनको भी शॉर्ट करके 2 पेजेस में कर लें रिवाइज करते हुए, 2 या 1 पेजेस में, बिकॉज ये वो 5 दिन जो बीच के हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। ये मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में किया था, मुझे बहुत हेल्प की थी। ओके। ओके। हाँ, ये मैंने
और भी लोगों ने सुना है, मैंने भी किया था, सब लोग लाइक जो ऑल सीरियस एस्पिरेंट्स एटलीस्ट ट्राई टू डू इट. हाँ मतलब वही आपको ट्राई करना चाहिए मेनली मे बी मेन चैप्टर्स की कम से कम बना लें जैसे इंटेलिजेंस पर्सनालिटी मेमोरी इन सारों को तो कम से कम बनाइए. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मेरे को किसी ने पूछा टेलीग्राम पे कि साइकोलॉजी ऑप्शन तो हमेशा से था, तो कितना पीछे जाए. मतलब मैं जनरली एडवाइस करता हूँ 2013 के पहले का ना देखें, क्योंकि थोड़ा अलग था सिलेबस. व्हाट डिड यू डू? डिड यू रेफर एवरीथिंग फ्रॉम 90s से लेके अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर रिसेंट? नहीं सर 90s का नहीं मेरा थोड़ा सा अप्रोच अलग थी जैसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे पेपर 1 के रिगार्डिंग में ज्यादा बात कर रही हूँ. पेपर 1 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे तो उसमें मैंने 2014 से शुरू किया था क्योंकि आपकी ही स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी कि उसके बाद से देखना है तभी सब पैटर्न वगैरह चेंज हुआ था. जैसे पर्सनालिटी के क्वेश्चन मैंने 2014 से देखने की कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें बहुत बार रिपीट मतलब रेपिटेशन दिख रहा था भले अलग चीज पूछ रहा हूँ बट उन्हीं मतलब उसी थ्योरी के रिगार्डिंग पूछ रहे होते थे. तो लेकिन जैसे जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते थे मुझे उनका मैं रिसेंट 2-3 साल का देख लेती थी कि मेरे को बस ये पता चल जाए कि मैं इस पे क्वेश्चन आए तो लिख पाऊंगी कि राइट. मतलब ऐसा रहता था. राइट. चलिए, ये मेंस का तो अच्छा खासा हो गया. अनन्या, बट वाज दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू, और इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था? सर सेकेंड इंटरव्यू था. ओके, सेकंड इंटरव्यू था. दोनों इंटरव्यूज में कभी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? सर फर्स्ट इंटरव्यू साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं था. इस इंटरव्यू में साइकोलॉजी से रिलेटेड थे क्वेश्चंस. ओह, ओके. यस सर मतलब एक क्वेश्चन था कि कैसे आप मोटिवेट करोगे अपने कलीग्स वगैरह को. और उसमें सर थोड़ा सा फनी ये हुआ था कि हाँ, हाँ, बताइए. पैनलिस्ट हाँ पैनलिस्ट जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी ला रहे थे. और मैं क्योंकि ह्यूमंस का सोच के मैं आगे की बात कर रही थी तो फिर अब सिंस पैनलिस्ट को आप बिल्कुल काउंटर नहीं कर सकते राइट. तो मैं वो इंक्लूड करते करते आगे बढ़ते गई कि नहीं सर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है और इक्विटी थ्योरीज होती है जो हम पेपर 2 में पढ़ते हैं. तो ये सारी थ्योरी से होता है मतलब. और फिर एक जो क्वेश्चन पूछा था कि कैसे आपको साइकोलॉजी हेल्प करेगा बाकियों के ऊपर. अच्छा. तो हाँ मतलब बाकी और एस्पिरेंट से क्या ज्यादा फायदा किया आपको और डिस्ट्रिक्ट में कैसे हेल्प करेगा. तो मैंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया था जिसपे वो मुझे पोक करने की कोशिश किए थे. मैंने बोला था कि मतलब मेरे को बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है लोगों के थॉट पैटर्न्स की उन्हें समझने की उनके एक्शंस को समझने की इन जनरल. तो उन्होंने कहा था कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंट होना हो गया कि तुम लोग को समझ लोगे. तो मतलब मैंने बोला कि सर मैं उस तरीके से मीन नहीं कर रही हूँ कि बस बेसिकली इट्स जस्ट कि मैं लोगों को ज्यादा समझ पाऊंगी अपने जजमेंट और बायस हटा के. मतलब साइकोलॉजी ने मेरे को जेन्युइनली ये चीज दी कि मैं अपने बायसेस हटा के लोगों को एक और चांस दे पाऊँ कि समझ पाऊँ कि हर इंसान अलग अलग कंडीशन में होता है. तो वो मैंने बोला था. बाकी ऐसा कोई मेजर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था कि प्रॉपर थ्योरी वगैरह पर. दिस इज लाइक आपके स्टोरी में there are lot of differences from other stories from other ओके. topics, so which tells us कि बहुत सारे रास्ते होते हैं सेम सेम जगह पे पहुंचने के, राइट? यस ये सर. बहुत सारे लोगों को नहीं पूछा गया था एट ऑल ओके. इंटरव्यू में. एंड बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज के फैन रह चुके हैं. सो गुड. मतलब कि आप अपना जिस जिस रास्ते पे आपको कॉन्फिडेंस है उस पे चले अच्छे से, एंड देन you will succeed if you हाँ put in the सर. record. Yeah. यस सर. Okay. मैंने आंसर राइटिंग में एक पार्ट टच नहीं किया था. Was it a specific structure that you followed? जैसे लोग बोलते हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, तो वो तो बेसिक है, बट उसके अंदर पहले डिफाइन कर दो कॉन्सेप्ट को, या इंट्रो में लिखना है तो क्या लिखना है. कुछ कुछ लोग कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी अप्रोच लेते हैं कि शुरू ही करते हैं एग्जाम्पल से, which works sometimes. तो सर हाँ एक्चुअली देखिए इवैल्यूएशन का नहीं आपको पता है नहीं मुझे पता है. लेकिन इन जनरल अगर आप कॉन्टेक्चुअलाइज कर पा रहे हैं अपने इंट्रो को और एग्जांपल देके
तो ऑब्वियसली वर्क करेगा, मतलब वो रिलेटेड होना चाहिए बस। बाकी सर जनरली जो मेरा जीएस का पैटर्न था आंसर लिखने का, बिल्कुल वैसा ही था मेरा साइकोलॉजी का। तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो होता ही था। इंट्रो में मैं जनरली ट्राई मतलब स्टार्ट करती थी कि अगर कोई थ्योरी वगैरह दी हुई है तो उसको मैं लिखूं, मतलब डिफाइन वगैरह करूं, या अगर कोई मतलब जनरली थ्योरीज वगैरह ही आती थी, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि किसी जैसे मान लो समझाना है। पेपर 2 का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हम्म। उसका इंट्रो कैसे लिखेंगे? लेट्स से हाँ, स्वच्छ भारत अभियान मिलिट्री के पे लिए। जैसे आया था। ओके ठीक है, अच्छा मिलिट्री पे, ओके। हाँ मिलिट्री पे। हाँ, इस वर्ष से मिलिट्री पे आया था, मैं वो हम्म। याद करने की कोशिश कर रही थी। तो मिलिट्री वाला आया था, तो उसमें डेफिनेशन वगैरह वाली अप्रोच है नहीं। तो मैंने इन जनरल स्टार्ट किया था कि मिलिट्री में कहाँ कहाँ साइकोलॉजी का यूज होता है और सिग्निफिकेंस क्या है, वो बस एक लाइन में है ना कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो क्या किया था कि मेरा इंट्रो को कनेक्ट कर दिया था क्वेश्चन से। तो ओके। ये जनरली मेरी अप्रोच रहती थी, ये जीएस में भी रही है मेरी अप्रोच कि इंट्रो को मेरे को कनेक्ट कर देना है डायरेक्टली क्वेश्चन हम्म। से ही। उसके बाद बॉडी वगैरह में मैं यूज कर लेती थी हब एंड स्पोक वगैरह मॉडल, जैसे कोई छोटी चीज समझानी है जो पूछी नहीं गई है बट मेरे को उसके बारे में बताना है स्टोरी फॉर्म में या कुछ भी, तो मैं क्या करती थी हब एंड स्पोक बना देती थी कि लिख देती थी क्या है, और साइड में पॉइंट्स मैंने दे दिए। जैसे मान ली कोई थ्योरी के बारे में बस नेगेटिव पॉजिटिव पूछे लेकिन फीचर्स नहीं पूछे। अब बेस्ट रहेगा ऑब्वियसली कि आप फीचर भी थोड़ा बता दें, तो फीचर को मैं भी हब एंड स्पोक में बता दिया, तीन चार पॉइंट्स बता दिए, और फिर उसका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है या रियल लाइफ वाला जो भी एप्लीकेशन है वो लिख दिया। तो ये जीएस जैसे ही मेरा रहता था कि जहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीजें यूज हो सके जो प्रेजेंटेबल लगती हैं वो यूज करने की कोशिश करो। आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट, जब मैं ये पूछ सकता हूँ कि हाउ डू यू बैलेंस जीएस वर्सेस ऑप्शनल प्रिपरेशन। जैसे मेरे हम्म। ऐसे लोग थोड़े ऑप्शनल में बह गए थे जिसकी वजह से उनका नहीं हुआ। तो हाउ डू यू, हाउ डिड यू यूज टू बैलेंस द टू? सर टाइम भर मतलब प्री से पहले तो जीएस का ही चलते रहता है जनरली। तो आई थिंक एक तो वहां से थोड़ा मेरे को ओके फील होता था, और प्री और मेंस के बाद में तो तीनों टाइम में मेरे को 2 महीने ही मिले। फर्स्ट टाइम में क्योंकि मुझे लगा था मेरा हो ही नहीं रहा है प्री तो इसलिए वो 1 महीना घूमने में गया था। बाकी तो इसमें मैं क्या करती थी कि मुझे पता था कि मेरे को ऑप्शनल मेरा थोड़ा सा लंबा है और ऑप्शनल मेरे को टाइम देना है क्योंकि नंबर लाए जा सकते हैं ऑप्शनल। तो मैं 1 महीना डेडिकेटेड ऑप्शनल को देती थी। उसमें अगर मेरे को जरा सा करना भी कुछ एक्स्ट्रा वगैरह तो मैं भी ऐसे कर लिया मैंने। अ, और इस 1 महीने में मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम खत्म करना है। तो क्या होता था कि जनरली पेपर 1 आराम से खत्म हो जाता था, पेपर 2 के इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर्स हो जाते थे, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, डिसएडवांटेज सेक्शन वाला हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेरे को लगते थे हो जाते थे। बाकी बचे हुए जो जीएस पेपर 2 के चैप्टर्स होते थे उनको मैं एथिक्स के साथ धीरे धीरे खत्म करती रहती थी। तो मेरा क्या होता था साइकोलॉजी के बाद एथिक्स होता हो, क्योंकि एथिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं साइकोलॉजी के, राइट। वो अपने आप कवर हो चुके हैं। बाकी जो चीजें हैं उसमें मैं इसको इंक्लूड कर सकती हूँ, जो ईआई वगैरह है वो आंसर्स में आप इंक्लूड कर ही सकते हो, हम्म। वैल्यूज वगैरह तो एथिक्स के साथ साथ पेपर 2 के बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो ये पूरा खत्म हो जाता था 1 महीना और 10 दिन 10-15 दिन के अंदर। बाकी जो बचा हुआ टाइम होता था उसमें जीएस में स्पेसिफिकली पढ़ती थी। हम्म। एक डिफरेंट अप्रोच ये होती थी कि मैं जीएस से इसलिए कांटेक्ट में रहती थी क्योंकि मैं रोज 1 घंटा आंसर्स लिखती थी जीएस के, चाहे ओके। मैं ऑप्शनल पढ़ रही हूँ तब भी। हम्म। क्योंकि ऑप्शनल की मैंने आपको बताया ही सर कि मैं माइंड में सोच के मेरा हो जाता था, जीएस का मेरे को लिखना पड़ता था। और आई थिंक वही हेल्प किया था कि मेरे को साइकोलॉजी में भी नंबर मिलते थे। वो रोज 1 घंटे आंसर राइटिंग वाली स्किल जो जीएस के लिए डेवलप हुई वही आप साइकोलॉजी में आराम से यूज कर सकते हैं। तो वो कनेक्ट भी बना रहा जीएस से, स्किल भी डेवलप हुई, और थोड़ा लोड भी कम रहा कि आंसर्स नहीं लिखे आप एकदम से लिखने जा रहे हैं। हम्म। ये प्रियो मेंस की जनरली मेरी अप्रोच रहती थी। उससे पहले तक साइकोलॉजी में इतना नहीं उठाती थी। उठाया था मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट के लिए क्योंकि मुझे रिसर्च मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करना था। उसके अलावा जीएस ही रहता था जनरली प्रिपरेशन में। राइट। चलिए अनन्या, हमने मोस्ट ऑफ द एरियाज को कवर कर लिया है। अगर कोई और एस्पिरेंट्स के बाद क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट। मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आया क्या है तो हम्म, मैं अनंत्या से पूछ के हम्म, एंड देन उस पर रिप्लाई कर दूंगा। एनी हम्म, लास्ट वर्ड्स अनंत्या टू एस्पिरेंट्स अबाउट द ऑप्शनल इन जनरल, हम्म। एंड
about how to keep the motivation levels up अगर मान लो हर साल toppers नहीं निकल रहे ऑप्शनल से या इस टाइप के? यस सर। सर मेरे टाइम में मेरे को जब आप मिले तो मेरे को पता चला, अनुराग सर मिले तो मेरे को पता चला कि नंबर लाए जा सकते हैं। बल्कि इस बार मेरे को लगा था कि मैंने इतना अच्छे से लिखा है कि 300 आने चाहिए, स्टिल नहीं आ पाए, वो अलग बात है। तो साइकोलॉजी मेरे को इसलिए बहुत अच्छा लगता है सर ऑप्शन, क्योंकि इतनी लोगों ने बना दिया, दिमाग में बहुत मेहनत है, बट उसमें अगर इंटरेस्ट है तो ऐसा अलग से अपने आप को पुश नहीं करते रहना, इतना सब कुछ आप चलते चलते आप इतना ऑब्जर्व कर लोगे चीजें कि आपके लिए हमेशा चलता रहेगा, चाहिए साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी यार। आप लोगों को बहुत समझने लगोगे, तो इन जनरल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड सही में आप स्कोर कर सकते हो। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि डिमांड वगैरह क्या, उसके लिए आपका मॉडर्न आंसर देखे। बल्कि मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे साथ एक डिसएडवांटेज ये हुआ था कि मेरे को आपकी वीडियो, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो शुरुआत में नहीं मिली थी। जो नए नए आए हैं खासकर साइकोलॉजी के लिए, वो आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखें। मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिली थी और मुझे रिग्रेट होता था कई बार। उसमें काफी डिटेल आपने लिखा हुआ है कि मतलब बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, तो वो बेस्ट है किसी भी बिगनर के लिए देखना। उसके अलावा सर एक जो मेरा इन जनरल रहेगा मैसेज, वो है कि प्लीज मेंटल हेल्थ पे जरूर फोकस करें। मैं हम लोग साइकोलॉजी पढ़ के भी नहीं करते, मैंने नहीं किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड एंजाइटी के बहुत इश्यूज होते हैं इस प्रिपरेशन में, जो कि काफी नॉर्मल होते हैं। तो हम अपनी ही जितनी नॉलेज है कम से कम उसे यूज करें, मेडिटेशन वगैरह करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, ट्रिक्स होते हैं वो करें। प्री मेरा इसलिए हमेशा निकल जाता था क्योंकि मैं पेपर देख के हमेशा हंसती थी, तो वो इमोशंस वाली राइट। स्ट्रैटेजी यूज करें कि जो शक्ल पे होता है वो इमोशन आ जाता है, तो वैसी वाली स्ट्रैटेजी यूज करें। डार्क चॉकलेट खा लो एग्जाम से पहले, वो कहा भी जाता है कि एंजाइटी वगैरह काम डाउन करता है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। और इन जनरल ओवरऑल मतलब अपनी मनपसंद चीजें करते रहें, हॉबी जरूर रखें, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि आपको आइसोलेट हो जाना है, आपको अपनी फेवरेट चीजें बंद कर देना है। मैंने जिस अटेम्प्ट में निकाला है उस अटेम्प्ट में मैंने अपनी सारी फेवरेट चीजें की हैं, बाइक चलाने से लेके गाड़ी चलाना सीखना, और अपने सिटकॉम्स वगैरह देखना बीच बीच के ब्रेक में। इट्स जस्ट कि बैलेंस करना आना चाहिए आपको, एक्सट्रीम्स पे कोई चीज ले जाना अच्छा नहीं है। राइट। एक कोई एस्पिरेंट थे, उसने बोला था मैंने फोन छोड़ दिया, मैं नोकिया के वो वाले फोन में चला गया एंड देन वो भी छोड़ दिया कुछ दिनों बाद, उससे कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं संन्यास सर। नहीं लेना। यस सर, यस सर। तो ये तो हो गया ओवरऑल एंजाइटी कैसे मैनेज करना है, एंड देन यस हाउ टू नॉट लेट टेंशन क्रीप इनटू यू। कभी ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? सर आते हैं थॉट्स। सेकंड अटेम्प्ट मेरे को देने का ही मन नहीं था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट होके आई थी, मन नहीं था मेरा, बट स्टिल मैंने दे दिया। और मतलब उसमें गलती भी थी। आपको पता होना चाहिए कि आप मेंटली किस स्टेट में हैं। उस राइट। स्टेट में मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं डिफीटिस्ट पर्सनालिटी हो गई थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में साइकोलॉजी में जो कम मार्क्स आए थे, हम्म। वो उसका एक रीजन था कि पेपर वन में मैं रिसर्च मेथड छोड़ के गई थी। हम्म। तो अब वो हर ब्लॉक में उसका क्वेश्चन आ गया था। मुझे लगा कि मेरा पेपर ही खराब हुआ है, तो मैंने पेपर टू में इतनी मेहनत नहीं की। लिखते हुए आंसर लिखते हुए हम्म। मैंने मेहनत ही नहीं दिखाई ज्यादा। पेपर वन में ओके मार्क्स आए मेरे, मतलब वापस नॉर्मली मार्क्स है, 130 के अराउंड है, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। पेपर टू में जो जनरली अच्छे मार्क्स आते थे, पेपर टू में दे दिया मार्क्स, क्योंकि वो डिफीटिस्ट मेंटालिटी आ गई। तो ये सारी चीजें होती रहती थी कि हम्म। डिमोटिवेट हो जाओ और नहीं मन कर रहा है, तो आप मेरे को लगता है उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत हेल्प करते हैं। जब आप डिसिप्लिन हो ही जाते हैं कि सुबह उठ के मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना ही है या उसकी वीडियो देखनी है, तो वो फ्लो बन जाता है। और हर राइट। दिन का बेस्ट अलग होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लोगों को लगता है कि 8 घंटे हैं तो 8 घंटे हर दिन होता है, नहीं। कुछ दिन आप बहुत लो होते हैं और तब भी अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने आप को शाबाशी दें। हम हम्म। सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा करते हैं कि सेल्फ लव भूल चुके हैं। तो हम्म। शाबाशी दो, अगर लो वाले दिन भी 4 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी दिन ट्राई करो। जितना भी एवरेज अच्छा रहता है 6-7 घंटे वो रखना चाहिए। और एक मेरे को एक और चीज लगती है कि जो आपके अटेम्प्ट आप कितने दोगे वो पहले से आप डिसाइड कर लो थोड़ा। जैसे मैंने हम्म। मान लिया था कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, चाहे कोई भी रिजल्ट रहे। हम्म। तो क्योंकि मुझे पता था कि मैं अलग अलग और तरीकों से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, सिर्फ यूपीएससी में नहीं।
तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा दिमाग में ईज रहती है कि फ्लो क्या रहेगा, आपका पाथवे क्या है। राइट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं आपने इसमें, बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है कि मोटिवेशन वगैरह आते जाते रहेगा, लो लगेगा हाई यस लगेगा, सर, बट वन थिंग यू हैव टू कीप गोइंग इज हैबिट। तो यस सर, यस हैबिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। अगर आप यस उस सर। फ्लो में है कि रोज इतने घंटे पढ़ना है और इस टाइम पे उठना है और इस टाइम पे सोना है, यस that's सर, what keeps you going. बिल्कुल सर। Amazing, Anandya. There are so many nuggets of wisdom in this talk. Ki, no psychology aspirant needs any other strategy video. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर, Thanks a lot थैंक for यू your सर, time, and congratulations थैंक again यू for your सर, success. थैंक यू सो मच Thank सर, you. एंड थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन सर। Thank you.